नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा को विज़िट करें। वहाँ थोड़ी चहलकदमी अवश्य करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला भाजपा अध्यक्ष कौन बनेगा? अब यह प्रश्न बहुत तेज़ी से उभरने लगा है। उभरने इसलिए लगा है क्योंकि जो चुनाव कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वो जारी कर दिया गया है और वह चुनाव कार्यक्रम जिस प्रकार से जो भी उसका शेड्यूल है उसको देखते हुए ये बताया गया कि भाई दिसंबर के अंत तक भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाना चाहिए और यदि चुनाव नहीं हुआ है, यदि सिंगल नॉमिनेशन हुआ तो 15 दिसंबर तक ही मिल जाएगा। अब बात ये हो रही है कि भाई कौन बनेगा भाजपा अध्यक्ष? भाजपा अध्यक्ष के लिए कई सारे नाम चल रहे हैं। देखिए, उनकी जो है वो चुनाव समिति भी बना दी गई है। एक के लक्ष्मण हैं उनके ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, वो उसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। लेकिन जो नाम चल रहे हैं वो है 4 और 4 के अतिरिक्त कहते हैं कि भाई एक अदृश्य नाम भी हो सकता है। अब अदृश्य तो अदृश्य है, उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं? जो दृश्य ही नहीं है, दृष्टि से परे है, जो अचिंत्य है, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो चिंत्य है जी हाँ, वो 4 नाम बताए जा रहे हैं और 4 नाम हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाम जो आ रहा है उभर कर वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान जो है, यदि उनके आप इतिहास में जाएं तो वे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय से लोकसभा सांसद हैं उड़ीसा से, यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब से भी वो सांसद है। और न केवल ये, आप ये जान लीजिए कि वे जो टॉप 2 हैं दिल्ली में, उनके अत्यंत निकट हैं। आप ये समझिए कि जिस समय अमित शाह अपना निर्वासन काट रहे थे, यानी कोर्ट ने उनको ये कह दिया था कि आप गुजरात में एंटर नहीं होंगे, आप गुजरात में नहीं आ सकते, उस समय जब अपना वो निर्वासन काट रहे थे और दिल्ली में थे, उत्तर प्रदेश के तब तक वो उत्तर प्रदेश के तब तक वो प्रभारी नहीं बने थे, तो वो धर्मेंद्र प्रधान के निवास में ही रहते थे। जी हाँ, दिल्ली में जो धर्मेंद्र प्रधान का निवास था उसी में रहते थे। तो धर्मेंद्र प्रधान से नंबर 2 की तो इतनी निकटता है और नंबर 2 के माध्यम से ही वे परिचय में आए और महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। ऊपर से उनका नंबर था, सब लोग ये मान रहे थे कि भाई यदि उड़ीसा में सरकार बनती है तो धर्मेंद्र प्रधान वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मुख्यमंत्री पद भी उनको नहीं दिया गया, ऊपर से उठा के उनको बना दिया गया एजुकेशन मिनिस्टर, जिसमें मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई विशेष रुचि है या उनकी कोई विशेष एप्टीट्यूड भी है उसके लिए। अभी तक तो जो भी उनका कार्यकाल रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का, वो बड़ा ही सतही और बड़ा ही ढीला रहा है। लेकिन उनके साथ ये आती है कि साहब कि उन्होंने हरियाणा का चुनाव जिताया और हरियाणा का चुनाव जीतने में आरएसएस का बड़ा महती योगदान था। तो आरएसएस के साथ में मिल के उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का नाम जो है वो बताया जाता है कि बड़ा ऊंचा है। दूसरा नंबर आता है शिवराज चौहान का। अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो सब जानते हैं वो कितने महत्वपूर्ण और कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 टर्म उन्होंने मध्य प्रदेश में किए हैं, 4 नहीं तो 3.5 तो किए ही हैं। तो वो जो उनकी जो लोकप्रियता है उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू है। तो बल्कि 4 क्या मैं कहता हूँ 5 लगभग 5 टर्म उन्होंने किए। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव जीता था उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, उसमें भूपेंद्र यादव की भी भूमिका थी। भूपेंद्र यादव वहाँ स्टेट इलेक्शन इंचार्ज थे, तो भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वहाँ पर जिस प्रकार से पूरा एक माहौल बना और जिस प्रकार से सारा संगठन जो है वो एकजुट रहा आरएसएस के साथ में
संपर्क बना के और आरएसएस के साथ में टोलियां बना के काम हुआ, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान भी उतना ही श्रेय लेते हैं जितना कि भूपेंद्र यादव क्लेम कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा कद है, संघ के वे प्रिय हैं। जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान का प्रश्न है तो वो संघ उनको सहन कर सकता है, लेकिन संघ के वो अति प्रिय हों ऐसा नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान संघ के अति प्रिय है। तो शिवराज सिंह चौहान का दावा तो निश्चित रूप से मजबूत है, बस उसमें एक गड़बड़ हो गई है कि अभी वो झारखंड चुनाव के जो इंचार्ज थे, तो झारखंड चुनाव वो हारे हैं। लेकिन भाई साहब, झारखंड चुनाव में स्टेट इलेक्शन इंचार्ज को कुछ करने ही नहीं दिया गया, ज़्यादा सब कुछ सेंटर से किया गया। हो सकता है इसलिए भी किया गया होगा कि हारेंगे तो शिवराज सिंह जी के ऊपर ढोल देंगे और उनको हटा देंगे, क्योंकि कम से कम जो नंबर 2 है वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं चाहते, ऐसा दिल्ली के गलियारों में चर्चा है। लेकिन संघ का कहना है कि नंबर 2 की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। आरएसएस नंबर 2 से अत्यंत रुष्ट है, ये बात सभी को स्पष्ट हो जानी चाहिए अभी तक। यदि आप मानो तो भी ठीक, नहीं मानो तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ये बात शिवराज सिंह चौहान के जो प्लस और माइनस है वो शिवराज सिंह चौहान की बात हो गई। तीसरा नाम आ रहा है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव के नाम महाराष्ट्र की जीत लिखी जा रही है। यद्यपि महाराष्ट्र की जीत देवेंद्र फडणवीस के नाम है, और यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते तो निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सबकी मुहर है। मोदी जी के भी वो उतने ही प्रिय हैं जितने वे आरएसएस के प्रिय हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, आरएसएस के प्रिय है, लेकिन मोदी जी उनको सहते हैं। ऐसा क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हालांकि देवेंद्र फडणवीस तो खैर अब रेस से बाहर हो ही गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो वो तो बात ही गई हो गई वो बात। भूपेंद्र यादव की बात करें तो भूपेंद्र यादव भी एबीवीपी से आए हुए हैं, वो भी आगे बढ़े हैं तो वो अमित शाह के कारण आगे बढ़े हैं। जब जेटली जी अमित शाह के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में देखा करते थे, लड़ा करते थे, लड़वाया करते थे, तो सारी जो भाग दौड़ है वो अमित शाह किया, वो भूपेंद्र यादव किया करते थे, क्योंकि भूपेंद्र यादव जो थे वो अरुण जेटली जी के जूनियर थे सुप्रीम कोर्ट में। ये भी उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो एक एक्टिव एडवोकेट रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जाएगा कि भाई राजकाज में कोई बहुत बड़ी छाप वो नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन जो भी दायित्व उनको दिया गया वो उन्होंने बखूबी निभाया। मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की जो जीत है वो दोनों उनके नाम लिखी गई है। ये एक उनके लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। एक नाम चल रहा है मनोहर लाल जी खट्टर का, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हुए। वे अत्यंत प्रिय हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो वरिष्ठ भी हैं। वरिष्ठ होने के साथ साथ वो संघ के प्रचारक भी हैं। तो संघ के प्रचारक, वरिष्ठ, मोदी जी के प्रिय, और चूँकि संघ के प्रचारक हैं इसलिए संघ का उनके ऊपर किसी भी प्रकार से आपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। यद्यपि आप यदि कहें कि क्या संघ से उनकी पसंद पूछी जाए तो क्या वो संघ की पहली पसंद होंगे? नहीं होंगे, लेकिन संघ उनके नाम पर आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके प्रचारक हैं और उनके साथ एक बहुत ही उनकी ईमानदारी की छवि भी है। संगठन में उन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं किया है, ये बात तो है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी की लॉटरी खुल जाएगी? इसकी संभावना मुझे दिखती है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं उनमें से संघ की एनओसी भूपेंद्र यादव को या धर्मेंद्र प्रधान को मिल जाए, उसमें मुझे संदेह इसलिए होता है क्योंकि वे जो हैं अभी 60 वर्ष से कम आयु के हैं, अत्यंत युवा है।
हालांकि 60 से कम की आयु में झंडी तो अमित शाह को मिल गई थी। अमित शाह अध्यक्ष बन गए थे। जब अमित शाह अध्यक्ष बन गए थे तो मेरे ख्याल से मात्र 50 साल के भी शायद पूरे नहीं हुए थे, उस समय बन गए थे। तो टेक्निकली तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस समय संघ जो है वो संगठन को चला रहा है, क्योंकि संघ का स्पष्ट मानना है कि 240 लाने के लिए जो उत्तरदायित्व है वो नंबर 1 नंबर 2 को लेना पड़ेगा, और इसलिए संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा उसमें हमारी पूरी से होगी। अर्थात वो अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिस पर मोदी जी भी सहमत हो। मोदी जी की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी के विरोध में जाके किसी को बनाना चाहते हैं। तो ये 4 नाम तो पक्के चल रहे हैं, और 5वां नाम अदृश्य, पता नहीं कौन बन जाए, पता नहीं कौन बन जाए। तो ये अब अगला जो रोचक प्रसंग होने वाला है वो कौन बनेगा अध्यक्ष भाजपा का, ये होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।